नमस्कार। आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपको सादत हसन मंटो के फिल्मी हस्तियों के खाके के मजमूए गंजे फरिश्ते से एक और खाका सुना रहा हूँ। उन्वान है अशोक कुमार। नजमुल हसन जब देविका रानी को ले उड़ा तो बम्बई टॉकीज में अफरा तफरी फैल गई। फिल्म का आगाज हो चुका था। चंद मनाजिर की शूटिंग पाए तकमील को पहुंच चुकी थी कि नजमुल हसन अपनी हीरोइन को सेलुलाइट की दुनिया से खींचकर हकीकत की दुनिया में ले गया। बॉम्बे टॉकीज में सबसे ज्यादा परेशान और मुतफक्किर शख्स हिमांशु राय था, देविका रानी का शौहर और बॉम्बे टॉकीज का दिलो दिमाग पसे पर्दा। एस मुखर्जी, मशहूर जुबली मेकर फिल्मसाज अशोक कुमार के बहनोई, उन दिनों बम्बई टॉकीज में मिस्टर साबक वाचा साउंड इंजीनियर के असिस्टेंट थे। सिर्फ बंगाली होने की वजह से उन्हें हिमांशु राय से हमदर्दी थी। वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह देविका रानी वापस आ जाए। चुनांचे उन्होंने अपने आका हिमांशु राय से मशवरा किए बगैर अपने तौर पर कोशिश की और अपनी मखसूस हिकमत अमली से देविका रानी को आमादा कर लिया कि वो कलकत्ते में अपने आशिक नजमुल हसन की आगोश छोड़कर वापस बॉम्बे टॉकीज की आगोश में चली आए, जिसमें उसके जवाहर पहनने की ज्यादा गुंजाइश थी। देविका रानी वापस आ गई। एस मुखर्जी ने अपने जज्बाती आका हिमांशु रॉय को भी अपनी हिकमत अमली से आमादा कर लिया कि वो उसे कबूल कर लें, और बेचारा नजमुल हसन उन आशिकों की फहरिस्त में दाखिल हो गया जिनको सियासी, मजहबी और सरमायादाराना हिकमत अमलियों ने अपनी महबूबाओं से जुदा कर दिया था। ज़ेरे तकमील फिल्म से नजमुल हसन को कैंची से काट कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। मगर अब यह सवाल दरपेश था कि इश्क आशना देविका रानी के लिए सेलुलाइट का हीरो कौन हो। हिमांशु राय एक बेहद मेहनती और दूसरों से अलग थलग रहकर खामोशी से अपने काम में शब रोज मुनमहिक रहने वाले फिल्मसाज थे। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की नींव कुछ इस तरह डाली थी कि वो एक बावकार दर्शगाह मालूम होती थी। यही वजह है कि उन्होंने बम्बई शहर से दूर मुजाफात में एक गांव को, जिसका नाम मलाड है, अपनी फिल्म कंपनी के लिए मुंतखब किया था। वो बाहर का आदमी नहीं चाहते थे, इसलिए कि बाहर के आदमियों के मुतालिक उनकी राय अच्छी नहीं थी। नजमुल हसन भी बाहर का आदमी था। यहां फिर एस मुखर्जी ने अपने जज्बाती आका की मदद की। उनका साला अशोक कुमार बीएससी पास करके एक बरस कलकत्ते में वकालत पढ़ने के बाद बॉम्बे टॉकीज के लेबोरेटरी में बगैर तनख्वाह के काम सीख रहा था। नाक नक्शा अच्छा था, थोड़ा बहुत गा बजा भी लेता था। मुखर्जी ने चुनांचे बरसबीले तस्करा हीरो के लिए उसका नाम लिया। हिमांशु राय की सारी जिंदगी तजुर्बों से दो चार रही थी। उन्होंने कहा देख लेते हैं। जर्मन कैमरामैन दर्शनिंग ने अशोक का टेस्ट लिया। हिमांशु राय ने देखा और पास कर दिया। जर्मन फिल्म डायरेक्टर फ्रांज विस्टन की राय उनके बरक्स थी। मगर बॉम्बे टॉकीज में किसकी मजाल के हिमांशु राय के खिलाफ इजहार ख्याल कर सके। चुनांचे अशोक कुमार गांगुली, जो उन दिनों बमुश्किल 22 बरस का होगा, देविका रानी का हीरो मुंतखब हो गया। एक फिल्म बना, दो फिल्म बने, कई फिल्म बने, और देविका रानी और अशोक कुमार का ना जुदा होने वाले माफ कीजिएगा और देविका रानी और अशोक कुमार का ना जुदा होने वाला फिल्मी जोड़ा बन गया। उन फिल्मों में बहुत कामयाब हुए। गुड़िया सी देविका रानी और बड़ा ही बेजरर अशोक कुमार, दोनों सेलुलॉइड पर शीरो शक्कर होकर आते तो बहुत ही प्यारे लगते।
मासूम अदाएं, अल्हड़ गमजे, बड़ा हंसाई किस्म का इश्क। लोगों को जारहाना इश्क करने और देखने के शौक थे। ये नर्म और नाजुक और लचकीला इश्क बहुत पसंद आया, खास तौर पर उस नए फिल्मी जोड़े की सॉरी खास तौर पर इस नए फिल्मी जोड़े के गुरविदा हो गए। स्कूलों और कॉलेजों में तालिबात का खुसूसन उन दिनों आइडियल हीरो अशोक कुमार था, और कॉलेजों के लड़के लंबी और खुली आस्तीनों वाले बंगाली कुर्ते पहनकर गाते फिरते थे, तू बन की चिड़िया मैं बन का पंछी बन बन बोलूं रे। मैंने अशोक के चंद फिल्म देखे। देविका रानी उसके मुकाबले में जहां तक किरदार निगारी का ताल्लुक है मीलों आगे थी, और हीरो के रूप में अशोक कुमार ऐसा मालूम होता था कि चॉकलेट का बना है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने पर पुर्जे निकाले और बंगाल के आदर्श अफीमी इश्क की पेग से बेदार होने लगा सॉरी और बंगाल के आदर्श अफीमी इश्क की पिनक से बेदार होने लगा। अशोक जब लेबोरेटरी की चिलबन से बाहर निकलकर नुकरई पर्दे पर आया तो उसकी तनख्वाह 75 रुपये मुकर्रर हुई। अशोक बहुत खुश था। उन दिनों अकेली जान के लिए, और वो भी शहर से दूर दराज गांव मलाड में, इतने रुपए काफी थे। जब उसकी तनख्वाह एकदम दुगनी हो गई, यानी 150 रुपये माहवार, तो वो और भी ज्यादा खुश हो गया। लेकिन जब डेढ़ के 2.5 मुकर्रर हुए तो वो घबरा गया। उसने मुझे उस वक्त की कैफियत बयान करते हुए कहा, बाय गॉड, मेरी हालत अजीबो गरीब थी। 250 रुपये मैंने कैशियर से नोट लिए तो मेरा हाथ कांपने लगा। समझ में नहीं आता था कि इतने रुपए कहाँ रखूंगा। मेरा घर था, एक छोटा सा क्वार्टर, एक चारपाई थी, 2-3 कुर्सियां, चारों तरफ जंगल। रात को अगर कोई चोर आ जाए, यानी अगर उसको मालूम हो जाए कि मेरे पास 250 रुपये हैं, तो क्या हो। मैं एक अजीब चक्कर में पड़ गया। चोरी डकैती से मेरी जान जाती थी। घर आकर बहुत स्कीमें बनाई। आखिर ये किया कि वो नोट चारपाई के नीचे बिछी हुई दरी में छुपाए। सारी रात बड़े डरावने ख्वाब आते रहे। सुबह उठकर मैंने पहला काम ये किया कि वो नोट उठाकर डाक खाने में जमा करा दिए। अशोक मुझे ये बात अपने मकान पर सुना रहा था कि कलकत्ते का एक फिल्मसाज उसे मिलने आया। कॉन्ट्रैक्ट तैयार था, अशोक ने उस पर दस्तखत न किए। वो 80,000 रुपये देता था, और अशोक कुमार का मुतालबा पूरा 1 लाख का था। कहाँ 250 रुपये और कहाँ 1 लाख। बॉम्बे टॉकीज में अशोक के साथ साथ उसके बहनोई एस मुखर्जी ने भी तरक्की की। आदमी ज़हीन था। गिरदोपेश जो कुछ भी होता उसका बदनजरे गायर मुताला करता। आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूसर बन गया। मामूली प्रोड्यूसर नहीं, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, जिसने बॉम्बे टॉकीज के झंडे तले कई सिल्वर और गोल्डन जुबली फिल्में बनाई और मंजर निगारी में एक खास स्कूल की बुनियाद डाली। राकिबुल हरूफ इस सिर्फ में उसको अपना उस्ताद मानता है। अशोक की हर दिलअजीजी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। चूंकि वो बाहर बहुत कम निकलता था और अलग थलग रहता था, इसलिए जब लोग कहीं उसकी झलक देख पाते तो एक हंगामा बर्पा हो जाता था। चलती ट्रैफिक बंद हो जाती, उसके चाहने वालों के ठट लग जाते, और अक्सर औकात पुलिस के डंडे के जोर से उसे हुजूम की बेपनाह अकीदत से निजात दिलानी पड़ती। अशोक अपने अकीदतमंदों के वालेहाना इजहार को वसूल और बर्दाश्त करने के मामले में बहुत ही जलील वाक़ हुआ है। फौरन ही चिढ़ जाता है, जैसे किसी ने गाली दी है। मैंने उसे कई दफा कहा, दादा मुनि, तुम्हारी ये हरकत बड़ी वाहियात है। खुश होने के बजाय तुम नाराज होते हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि ये लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं? लेकिन ये बात समझने के लिए शायद उसके दिमाग में कोई ऐसा खाना ही नहीं है। मोहब्बत से वो कतन ना आशना है। ये तकसीम से पहले की बात है, और इस अरसे में उसके अंदर क्या तब्दीलियां पैदा हुई हैं
उनके मुताल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता। सैकड़ों हसीन लड़कियां उसकी जिंदगी में आईं, मगर वो निहायत ही रूखे अंदाज में उनके साथ पेश आया। तबन वो एक ठेठ जाट है। उसके खाने पीने और रहने सहने में एक अजीब किस्म का गंवारपन है। देविका रानी ने उसे इश्क करना चाहा, मगर उसने बहुत ही गैर सनाआना अंदाज में उसकी हौसला शिकनी की। एक और एक्ट्रेस ने जुर्रत से काम लेकर उसको अपने घर बुलाया और बड़े ही नर्म और नाजुक तरीके से उस पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मगर जब अशोक ने बड़े बेंदेपन से उसका दिल तोड़ा तो उस गरीब को पैतरा बदलकर यह कहना पड़ा, मैं आपका इम्तिहान ले रही थी, आप तो मेरे भाई हैं। अशोक को उस एक्ट्रेस का जिस्म पसंद था। हर वक्त धुली धुली निखरी निखरी रहती थी। उसकी ये चीज भी अशोक को बहुत भाती थी। चुनांचे जब उसने कल्लाबाजी लगाकर उसको अपना भाई बना लिया तो अशोक को काफी कोफ्त हुई। अशोक इश्क पेशा नहीं, लेकिन ताक झांक का मर्द उसको आम मर्दों का सा है। औरतों की दावत तलब चीजों को बाकायदा गौर से देखता है और उनके मुताल्लिक अपने दोस्तों से बातें भी करता है। कभी कभार किसी औरत की जिस्मानी कुर्बत की ख्वाहिश भी महसूस करता है, मगर बकौल उसके, मंटो यार, हिम्मत नहीं पड़ती। हिम्मत के मामले में वाकई बहुत बोधा है, लेकिन यह बोधापन उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए बहुत ही मुबारक है। उसकी बीवी शोभा से अगर उसकी इस कमजोरी का जिक्र किया जाए तो वो यकीनन यही कहेगी, खुदा का शुक्र है कि गांगुली में ऐसी हिम्मत नहीं, और खुदा करे उसमें ये हिम्मत कभी पैदा ना हो। मुझे हैरत है कि उसमें यह हिम्मत और जुर्रत क्यों पैदा ना हुई, जबकि सैकड़ों लड़कियों ने जुर्रत रंदाना से काम लेकर उसको इश्क की आग में कूदने की तरगीब दी। उसकी जाती डाक में बिला मुबालगा हजारों औरतों के इश्क और मोहब्बत से लबरेज खतूत आए होंगे, मगर जहां तक मैं जानता हूं खतूत के उस अंबार में से उसने शायद 100 भी खुद नहीं पढ़े। खत आते हैं, उसका मरियल सेक्रेटरी डिसूजा उन्हें मजे ले लेकर पढ़ता है और दिन ब दिन मरियल होता जाता है। तकसीम से चंद माह पहले अशोक फिल्म चंद्रशेखर के सिलसिले में कलकत्ते में था। शहीद सहरवर्दी उस वक्त वजीर आजम बंगाल के यहाँ से 16 मिलीमीटर फिल्म देखने के बाद अपने डेरे लौट रहा था। रास्ते में दो खूबसूरत एंग्लो इंडियन लड़कियों ने उसकी मोटर रोकी और लिफ्ट चाही। अशोक ने चंद मिनट की ये अय्याशी तो कर ली, मगर उसे अपने नए सिगरेट केस से हाथ धोने पड़े। एक लड़की जो शोको शंग थी, सिगरेट के साथ सिगरेट केस भी ले उड़ी। इस वाक़े के बाद अशोक ने कई बार सोचा कि उनसे रस्मो राह पैदा की जाए। बात मामूली थी, मगर उसकी हिम्मत न पड़ी। कोल्हापुर में गर्ज, तलवार और ढाल किस्म का भारी भरकम हवन्नक फिल्म बन रहा था। अशोक का थोड़ा सा काम उसमें बाकी रह गया था। वहां से कई बुलावे आए, मगर वो ना गया। उसकी तबीयत उस रोल से बहुत मुतनफ्फिर थी जो उसे अदा करने के लिए दिया गया था, मगर कॉन्ट्रैक्ट था। आखिर एक रोज जाना ही पड़ा। साथ मुझे ले गया। उन दिनों मैं फिल्मिस्तान के लिए 8 दिन नामी फिल्म लिख रहा था। चूंकि यह फिल्म उसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना थी, इसलिए उसने कहा, चलो यार, वहां आराम से काम करेंगे। मगर आराम कहाँ। लोगों को फौरन मालूम हो गया कि अशोक कुमार कोल्हापुर आया है। चुनांचे उस होटल के इर्द गिर्द जहां हम ठहरे थे, जायरीन जमा होने शुरू हो गए। होटल का मालिक होशियार था। किसी ना किसी बहाने वो उन लोगों को मुंतशिर कर देता, लेकिन फिर भी बास चिपकू किस्म के लोग होटल का तवाफ करते रहते और अपने महबूब एक्टर की जियारत कर ही लेते। अपने अकीदतमंदों के साथ अशोक, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं,
बहुत ही उखड़ा किस्म का सलूक करता था। मुझे मालूम नहीं उनका रद्द अमल क्या था, मगर बहैसियत एक नाजिर के मुझे सख्त कोफ्त होती थी। एक शाम हम दोनों सैर को निकले। अशोक कीमोफ्लाफा किए था, आंखों पर चौड़ा चकला गहरे रंग का चश्मा। अशोक कैमोफ्लाज किए हुए किए सॉरी सॉरी अशोक कैमोफ्लाज किए अशोक कैमोफ्लाज किए था, आंखों पर चौड़ा चकला गहरे रंग का चश्मा, एक हाथ में छड़ी, दूसरे हाथ में मेरे कंधे सॉरी एक हाथ में छड़ी, दूसरे हाथ में मेरा कंधा, ताकि हस्बे जरूरत मुझे आगे पीछे कर सके। इसी तरह एक स्टोर में पहुंचे। अशोक को कोल्हापुर के स्टूडियो के गर्दो गुबार के असरात से महफूज रहने के लिए कोई दवा खरीदना थी। उसने स्टोर वाले से यह तलब की तो उसने सरसरी नजर से अपने गाहक की तरफ देखा और अलमारी की तरफ बढ़ा, लेकिन फौरन ही डीलेड एक्शन बम की तरह फटा और मुड़कर अशोक से मुखातिब हुआ। आप कौन है? अशोक ने जवाब दिया, मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो कि हूं। स्टोर वाले ने गौर से अशोक के चश्मे ओढ़े चेहरे की तरफ देखा। आप अशोक कुमार हैं? अशोक ने बड़े दिलशकन लहजे में कहा, अशोक कुमार? कोई और होगा? चलो मंटो। ये कहकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और दवा खरीदे बगैर ही हम दोनों स्टोर से बाहर थे। होटल का मोड़ मुड़ने लगे तो सामने 3 मराठी लड़कियां नामूदार हुईं, बहुत साफ सुथरी, गोरी चिट्टी, माथों पर कुमकुम, बालों में वेनिया, पैरों में हल्के फुल्के चप्पल। उनमें से एक, जिसके हाथों में मौसम्बियां थीं, अशोक को देखकर जोर से कांपी। भिची हुई आवाज में उसने अपनी सहेलियों से कहा, अशोक, और उसके हाथों की सारी मौसम्बियां सड़क पर गिर पड़ी। अशोक ने मेरा कंधा छोड़ा और भाग गया। अशोक से मेरी पहली मुलाकात फिल्मिस्तान में हुई, जब एस मुखर्जी की पूरी टीम ने बॉम्बे टॉकीज छोड़कर अपना नया फिल्मी अदारा कायम कर लिया था। यूं तो मैंने कई बार उसकी झलकियां देखी थी, मगर उससे मुफस्सिल मुलाकात फिल्मिस्तान में ही हुई, जब वहां मैं मुलाजिम हो गया। फिल्मी दुनिया की हर शख्सियत पर्दे पर कुछ और, पर्दे से दूर कुछ और होती है। अशोक को चुनांचे जब मैंने पहली मर्तबा करीब से देखा तो पर्दे के अशोक से बहुत मुख्तलिफ था। गहरा सांवला रंग, मोटे और खुरदुरे हाथ, मजबूत कसरती जिस्म, नीम गंवार लबो लहजा, उखड़ा उखड़ा गैर फित्री तकल्लुफ। तारुफ कराया गया तो मैंने उससे कहा, आपसे मिलकर बड़ी मुसरत हुई है। अशोक ने उसके जवाब में जो कुछ कहा वो मोटे मोटे अल्फाज में मुश्तमिल था। ऐसा लगता था जैसे उसने ये लफ्ज रटे हुए हैं। एक मरतबा फिल्मिस्तान में एक साहब सैर तफरी के लिए आए। आपने बड़े पुरतकल्लुफ अंदाज में अशोक से कहा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि खाकसार को इससे पहले भी जनाब से शर्फ मुलाकात हासिल हो चुका है। अशोक ने गड़मट लहजे में जवाब दिया, जी जी, मुझे कभी मुकाबला नहीं हुआ। मुकाबले का काफ उसने हलक से निकाला, लेकिन फौरन ही उसको एहसास हुआ कि उसने ये लफ्ज गलत इस्तेमाल किया है, मगर वो गोल कर गया। अशोक को उर्दू बहुत अच्छी लगती है। शुरू शुरू में उसने इस जबान में लिखना पढ़ना शुरू किया, मगर कायदे से आगे ना बढ़ सका। फिर भी उसको थोड़ी सी शुद्ध है, 1-2 सत्र उर्दू में लिख लेता है। तकसीम के बाद जब मैं उसे छोड़कर बॉम्बे टॉकीज से चला आया तो उसने मुझे उर्दू में खत लिखा कि वापस आ जाओ, मगर अफसोस कि मैं चंद वजह के बायस उसका जवाब न दे सका। मेरी बीवी भी दूसरी औरतों की तरह अशोक कुमार की बहुत मद्दाह थी। एक दिन मैं अशोक को अपने घर ले आया। कमरे में दाखिल होते ही मैंने जोर से आवाज दी, सफिया आओ, अशोक कुमार आया है। सफिया अंदर रोटी पका रही थी। जब मैंने पैर दर पे आवाजें दी तो बाहर निकली।
मैंने अशोक से उसका तारुफ कराया, ये मेरी बीवी है दादा मुनि, हाथ मिलाओ। सफिया और अशोक दोनों झेप गए। मैंने अशोक का हाथ पकड़ लिया। हाथ मिलाओ दादा मुनि, शर्माते क्या हो? मजबूरन उसे हाथ मिलाना पड़ा। इत्तेफाक से उस रोज कीमे की रोटियां तैयार की जा रही थी। अशोक खा के आया था, मगर जब खाने पर बैठा तो 3 हड़प कर गया। ये अजीब बात है कि बॉम्बे में उसके बाद जब कभी हमारे यहाँ कीमे की रोटियां तैयार होती, अशोक किसी ना किसी तरह आन मौजूद होता। उसकी तवजी मैं कर सकता हूं ना। अशोक दाने दाने पर मुहर वाला ही किस्सा मालूम होता है। मैंने अभी अभी अशोक को दादा बुनी कहा है। बंगला में इसका मतलब है बड़ा भाई। अशोक से जब मेरे मरासिम बढ़ गए तो उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसे दादा मुनि कहा करूं। मैंने उसे कहा, तुम बड़े कैसे हुए, हिसाब कर लो। मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं। हिसाब किया गया तो वो मुझसे उम्र में 2 महीने और कुछ दिन बड़ा निकला। चुनांचे अशोक और मिस्टर गांगुली के बजाय मुझे दादा मुनि कहना पड़ा। ये मुझे पसंद भी था, क्योंकि इसमें बंगालियों की महबूब मिठाई रसगुल्ले की मिठास और गोलाई थी। वो मुझे पहले मिस्टर मंटो कहता था। जब उसे दादा मुनि कहने का मुआहदा हुआ तो वो मुझे सिर्फ मंटो कहने लगा, हालांकि मुझे यह नापसंद था। पर्दे पर वो मुझे चॉकलेट हीरो मालूम होता था, मगर जब मैंने उसको सेलुलाइट के खोल से बाहर देखा तो वो एक कसरती आदमी था। उसके मुक्के में इतनी कुवत थी कि दरवाजे की लकड़ी में शेगाफ पड़ जाता था। हर रोज घर पर बॉक्सिंग की मशक करता था। शिकार खेलने का शौकीन था। सख्त से सख्त काम कर सकता था। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का हुआ कि उसे आराइश का कत्तन ज़ौक नहीं था। वो अगर चाहता तो उसका घर दिलकश से दिलकश साजो सामान से आरास्ता होता, मगर इस तरफ वो कभी तवज्जो नहीं देता था, और अगर देता तो उसके नताइज गैर सनाना होते थे। ब्रश उठाकर खुद ही सारे फर्नीचर पर गहरा नीला पेंट थोप दिया, या किसी सोफे की पुश तोड़कर उसे दीवान की भौंडी शक्ल में तब्दील कर दिया। मकान समुंदर के गलीज किनारे पर है। नमकीन पानी के छींटे बाहर खिड़कियों की सलाखों को चाट रहे हैं। जगह जगह लोहे के काम पर जंग की पपड़ियां जमा है। उनसे बड़ी उदासी फैलाने वाली बू आ रही है, मगर अशोक इससे कतन गाफिल है। रेफ्रिजरेटर बाहर कॉरिडोर में पड़ा झक मार रहा है। उसके साथ लगकर उसका ग्रैंडियल अल्सेशियन कुत्ता सो रहा है। पास कमरे में बच्चे उधम मचा रहे हैं, और अशोक कुमार गुसल खाने के अंदर पॉट पर बैठा दीवारों पर हिसाब लगाकर देख रहा है कि रेस में कौन सा घोड़ा वन आएगा, या मुकालमों का पर्चा हाथ में लिए उनकी अदायगी सोच रहा है। अशोक को पामिस्ट्री और इल्म नजूम से खास शगफ है। ये इल्म उसने अपने बाप से सीखा है। मुतअद्दिद किताबें भी पढ़ी हैं। फुर्सत के औकात में वो शगल के तौर पर अपने दोस्तों की जनपत्रियां देखा करता है। मेरे सितारों का मुताला करके उसने एक दिन मुझसे सरसरी तौर पर पूछा, तुम शादीशुदा हो? मैंने उससे कहा, तुम्हें मालूम नहीं? उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद, जानता हूं, लेकिन देखो मंटो, एक बात बताओ। नहीं, तुम्हारे तो अभी औलाद नहीं हुई। मैंने उससे पूछा, बात क्या है, बताओ तो सही। उसने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ नहीं। जिन लोगों के सितारों की पोजीशन ऐसी होती है उनकी पहली औलाद लड़का होती है, मगर वो जिंदा नहीं रहती। अशोक को यह मालूम नहीं था कि मेरा लड़का 1 साल का होकर मर गया था। अशोक ने मुझे बाद में बताया कि उसका पहला बच्चा, जो कि लड़का था, मुर्दा पैदा हुआ था। उसने मुझसे कहा, तुम्हारे और मेरे सितारों की पोजीशन करीब करीब एक जैसी है, और ये कभी हो ही नहीं सकता कि जिन लोगों के सितारों की पोजीशन ऐसी हो उनके यहाँ पहली औलाद लड़का ना हो और ना मरे। अशोक को इल्म नुजूम की सेहत पर पूरा यकीन है।
बशर्त ये कि हिसाब दुरुस्त हो। वो कहा करता है, जिस तरह एक पाई की कमी जिस तरह एक पाई की कमी बेशी हिसाब में बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा कर देती है, उस तरह सितारों के हिसाब में मामूली सी गलती हमें कहीं की कहीं ले जाती है। यही वजह है कि वसूख के साथ कोई नतीजा कायम नहीं करता। चाहे चाहिए सॉरी चाहे सॉरी सॉरी यही वजह है कि वसूख के साथ कोई नतीजा कायम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमसे गलती हो गई हो। रेस के घोड़ों के टिप हासिल करने में भी आमतौर पर अशोक इसी इल्म से मदद लेता है। घंटों बाथरूम में बैठा हिसाब लगाता रहता है, मगर पूरी रेस में 100 रुपए से ज्यादा उसने कभी नहीं खेला। और ये अजीब इत्तेफाक है कि वो हमेशा जीता है। 100 के 110 हो गए, 100 के 100 ही रहे, मगर ऐसा कभी ना हुआ कि उसके 100 में से एक पाई कम हुई हो। वो रेस जीतने के लिए नहीं, महज तफरी के लिए खेलते हैं। उसकी हसीनो जमील बीवी शोभा, 3 बच्चों की माँ, हमेशा उसके साथ होती है। मेंबर्स इनक्लोजर में दाखिल होते ही वो एक कोने में अलग थलग बैठ जाता है। रेस शुरू होने से चंद मिनट पहले अपनी बीवी को रुपए देता है कि फला फला नंबर के टिकट ले आओ। जब रेस खत्म होती है तो उसकी बीवी खिड़की पर जाकर जीतने वाले टिकटों के रुपए वसूल करती है। शोभा घरेलू औरत है, तालीम वाजिबी है। अशोक कहा करता है कि अनपढ़ है, मगर सिर्फ अजराए मजाक उसकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत कामयाब है। शोभा इतनी दौलत होने के बावजूद घर के कामकाज में मशगूल रहती है। ठेठ बंगालियों की तरह सूती धोती पहने और उसके पल्लू के कोने में चाबियों का यह बड़ा गुच्छा अड़से। वो मुझे हमेशा अपने घर में मसरूफ़ कार नजर आती है। शाम को जब कभी विस्की का एक दौर चलता तो गजक की चीजें शोभा अपने हाथ से तैयार करती। कभी नमकीन पारे, कभी भुनी हुई दाल, कभी आलूओं के कतले। मैं जरा ज्यादा पीने का आदी था, इसलिए शोभा अशोक से कहती थी, देखो गांगुली, मिस्टर मंटो को ज्यादा मत पिलाना। मिसेस मंटो हमको बोलेंगी। मिसेस मंटो और मिसेस गांगुली दोनों सहेलियां थी। उनसे हम दोनों बहुत काम निकालते थे। जंग के बायस बड़े अच्छे अच्छे सिगरेट करीब करीब नापायद थे। जितने भी बाहर से आते थे सबके सब ब्लैक मार्केट में चले जाते थे। यूं तो हम आमतौर पर उस ब्लैक मार्केट से ही अपने लिए सिगरेट हासिल करते थे, मगर जब किसी वसीले सही कीमत पर कोई चीज मिल जाती तो हम अजीबो गरीब मुसरत महसूस करते। मिसेस गांगुली जब शॉपिंग करने निकलती तो मेरी बीवी सफिया को कभी कभी अपने साथ ले जाती। करीब करीब हर बड़े दुकानदार को मालूम था कि मिसेस गांगुली मशहूर एक्टर अशोक कुमार की बीवी है। चुनांचे उसके तलब करने पर ब्लैक मार्केट की तारीख तहों में छुपाई हुई चीजें बाहर निकल आती थी। यूं भी बॉम्बे के मर्द औरतों के मामले में काफी नर्म दिल वाक़ हुए हैं। बैंक से रुपया निकलवाना हो, कोई रजिस्ट्री कराना हो, सिनेमा या रेलगाड़ी के टिकट लेना हो, मर्द पड़ा 1.5 घंटे सूखता रहेगा, लेकिन उसके मुकाबले में औरत को 1 मिनट भी इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अशोक ने अपनी शोहरत और हर दिल अजीज से शायद फायदा उठाया, मगर दूसरे बाज औकात उसके इल्म के बगैर उसके जरिए से अपना उल्लू सीधा कर लेते थे। राजा मेहंदी अली खान ने एक दफा बड़े ही दिलचस्प तरीके से अपना उल्लू सीधा किया। राजा फिल्मिस्तान में मुलाजिम था। मैं फिल्मिस्तान छोड़कर वली साहब के लिए कहानी लिख रहा था। एक रोज मुझे टेलीफोन पर अशोक के सेक्रेटरी ने बताया कि राजा मेहंदी अली खान बीमार हैं। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि जनाब की बहुत बुरी हालत है। गला इस कदर खराब है कि आवाज ही नहीं निकलती। नकाहत का यह आलम है कि सहारा लेकर भी उठा नहीं जाता, और आप नमकीन पानी के गरारों और ओरिएंटल बाम की मालिश से अपना मर्ज दूर करने की कोशिश फरमा रहे। मुझे शुबा सा हुआ कहीं डिप्थेरिया ना हो। चुनांचे मैंने उन्हें फौरन मोटर में लादा
और अशोक को टेलीफोन किया। उसने मुझे अपने एक वाकिफ डॉक्टर का नाम बता दिया कि वहां ले जाओ। मैं राजा साहब को वहां ले गया। तशखीस के बाद मालूम हुआ कि वाकई वही मूजी मर्ज है। डॉक्टर साहब के मशवरे के मुताबिक मैंने फौरन ही मुतअद्दी अमराज के अस्पताल में उनको दाखिल करा दिया। टीके वगैरह दिए गए। दूसरे रोज सुबह मैंने अशोक को टेलीफोन पर राजा के मर्ज की नौयत बताई। जब उसने कोई तशवीश जाहिर न की तो मुझे गुस्सा आया। तुम कैसे इंसान हो? एक आदमी ऐसे खौफनाक मर्ज में मुब्तला है, बेचारे का यहाँ कोई पुरसाने हाल भी नहीं, और तुम कोई दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हो। अशोक ने जवाबन से इस कदर कहा, आज शाम को चलेंगे उसके पास। टेलीफोन बंद करके मैं अस्पताल पहुंचा और देखा कि राजा की हालत पहले की निस्बत किसी कदर बेहतर है। डॉक्टर ने जो टीके कहे थे वो मैं ले आया था। ये उसके हवाले करके और दब दिलासा देकर मैं अपने काम पर चला गया। शाम को अशोक ने मुझे वली के दफ्तर में पकड़ लिया। मैं नाराज था, मगर उसने मुझे मना लिया। मोटर में अस्पताल पहुंचे। अशोक ने राजा से माजरत तलब की कि वो बेहद मसरूफ था। इधर उधर की बातें हुई। उसके बाद अशोक मुझे घर छोड़कर चला गया। दूसरे रोज अस्पताल पहुंचा तो क्या देखता हूं, राजा राजा बना बैठा है। बिस्तर की चादर उजली, तकिए का गलाफ उजला, सिगरेट की डिबिया, पान, सिरहाने के विंडो सिल पर फूलदान, टांग पर टांग रखे, अस्पताल का साफ सुथरा जोड़ा पहने, बड़े अय्याशाना तौर पर अखबार का मुताला कर रहा था। मैंने हैरत भरे लहजे में से पूछा, क्यों राजा, ये सब क्या? राजा मुस्कुराया। उसकी ये बड़ी बड़ी मूछें थर्राई। ये तो कुछ भी नहीं, अभी और देखना। मैंने पूछा, क्या? अय्याशी के सामान। कुछ रोज और मैं यहां रहा तो तुम देखोगे पास वाले कमरे में मेरी हरम सराय होगी। खुदा जीता रखे मेरे अशोक कुमार को। बता वो क्यों नहीं आया? थोड़ी देर के बाद राजा ने बताया कि वो सब कुछ अशोक कुमार का नूरे ज़हूर है। अस्पताल वालों को पता चल गया कि अशोक उसकी बीमार पुर्सी के लिए आया था। चुनांचे हर छोटा बड़ा राजा के पास आया। हर एक ने उससे एक ही किस्म के मुतादिद सवाल किए। क्या अशोक वाकई उसकी बीमार पुर्सी के लिए आया था? अशोक से उससे क्या ताल्लुकात है? क्या वो फिर आएगा? कब और किस वक्त आएगा? राजा ने उनको बताया कि अशोक उसका बहुत ही गहरा दोस्त है, उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। वो अस्पताल में उसके साथ ही रहने को तैयार था, मगर डॉक्टर ना माने। सुबह शाम आता, मगर कॉन्ट्रैक्ट मुझे ऐसे हैं सॉरी सुबह शाम आता मगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे हैं कि मजबूर है, आज शाम को जरूर आएगा। इसका नतीजा ये हुआ कि खैराती अस्पताल के खैराती कमरे में उसको हर किस्म की सहूलत मैसर थी। वक्त खत्म होने पर मैं जाने ही वाला था कि मेडिकल स्टूडेंट लड़कियों का एक गिरोह कमरे में दाखिल हुआ। राजा मुस्कुराया। ख्वाजा हरम सराय के लिए ये साथ वाला कमरा मेरा ख्याल है छोटा रहेगा। अशोक बहुत अच्छा एक्टर है, मगर वो सिर्फ अपनी जान पहचान के लिए बेतकल्लुफ लोगों के साथ मिलकर ही पूरी दिल जमाई से काम कर सकता है। यही वजह है कि उन फिल्मों में उसका काम इत्मीनान बख्श नहीं है जो उसकी टीम ने नहीं बनाए। अपने लोगों में तो वो खुलकर काम करता है, टेक्नीशियनों को मशवरे देता है, उनके मशवरे कबूल करता है, अपनी एक्टिंग के मुतालिक लोगों से इस्तफसार करता है, एक सीन को मुख्तलिफ शक्लों में अदा करके खुद परखता है, दूसरों की राय लेता है। इस फिजा से अगर कोई उसे बाहर ले जाता तो वो बहुत उलझन महसूस करता है। तालीम याफ्ता होने और बॉम्बे टॉकीज जैसे बाज़ौक़ फिल्मी अदारे के साथ कई बरसों तक मुंसलिक रहने की वजह से अशोक को फिल्मी सनत के करीब करीब हर शोबे से वाकफियत हासिल हो गई थी। वो कैमरे की बारीकियां जानता था, लेबोरेटरी के तमाम पेचीदा मसाइल समझता था, एडिटिंग का अमली तजुर्बा रखता था और डायरेक्शन की गहराइयों का भी मुताला कर चुका था। चुनांचे फिल्मिस्तान में जब उससे राय बहादुर चुनीलाल ने एक फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए कहा तो फौरन तैयार हो गया। उन दिनों फिल्मिस्तान का प्रोपेगेंडा फिल्म शिकारी मुकम्मल हो चुका था।
इसलिए मैं कई महीनों की लगातार मेहनत के बाद घर में छुट्टियों के मजे उड़ा रहा था। एक दिन सावक वाचा आए, इधर उधर की बातें करने लगे और बातें करने के बाद कहने लगे, सादत एक कहानी लिख दो गांगुली के लिए। मेरी समझ में ना आया कि सावक का क्या मतलब है। मैं फिल्मिस्तान का मुलाजिम था और मेरा काम ही कहानियां लिखना था। गांगुली के लिए कहानी लिखवाने के लिए सावक की सिफारिश की क्या जरूरत थी। मुझसे वहां फिल्मिस्तान का कोई जिम्मेदार आदमी कहता, मैं कहानी लिखना शुरू कर देता। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि अशोक चूंकि फिल्म खुद प्रोड्यूस करना चाहता है, इसलिए उसकी ख्वाहिश है कि मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई नहायती अछूती कहानी लिखूं। वो खुद मेरे पास इसलिए ना आया कि वो दूसरों से कई बार कहानियां सुन चुका था। बहरहाल सावक के साथ वक्त मुकर्रर हुआ और हम सब सावक ही के साफ सुथरे फ्लैट में जमा हुए। अशोक को कैसी कहानी चाहिए थी ये खुद उसको मालूम नहीं था। बस मन तो ऐसी कहानी हो कि मजा आ जाए। इतना ख्याल रखो कि ये मेरा पहला फिल्म होगा। हम सब ने मिलकर घंटों मगजपाशी की, मगर कुछ समझ में ना आया। उन दिनों आगा खां की डायमंड जुबली होने वाली थी, जिसके लिए सावक के फ्लैट की परली तरफ ब्रेबॉर्न स्टेडियम में एक बहुत बड़ा पंडाल तामीर किया जा रहा था। मैंने इंस्पिरेशन हासिल करने की कोशिश की। सावक के सिटिंग रूम में सनम तराशी का एक नहायती उम्दा नमूना था। उसको भी दिमाग में घुमाया फिराया, अपने पुराने कारनामों पर नजर डाली, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। दिन भर की सही नाकाम की कोफ दूर करने के लिए शाम को बाहर टेरेस पर ब्रांडी का दौर शुरू हुआ। शराब के इंतखाब में सावक बादशाह बहुत ही उम्दा जौक का मालिक था। ब्रांडी चुनांचे जायकेदार सॉरी ब्रांडी चुनांचे जायके और क़िवाम की बहुत ही अच्छी थी। हलक से उतरते ही लुत्फ आ गया। सामने चर्चगेट स्टेशन था। नीचे बाजार में खूब चहल पहल थी। उधर बाजार के अख्ताम पर समुंदर औंधे मुंह लेटा सुस्ता रहा था। बड़ी बड़ी कीमती कारें सड़क की चमकीली सतह पर तैर रही थी। थोड़ी देर के बाद एक हाँफता हुआ, सड़कें कूटने वाला इंजन नमूदार हुआ। मैंने ऐसे ही सोचा, खुदा मालूम कहाँ से ये ख्याल मेरे दिमाग में आन टपका कि अगर इस टेरेस से कोई खूबसूरत लड़की एक रुक्का गिराया, इस नीयत से कि वो जिसके हाथ लगेगा वो उससे शादी कर लेगी, तो क्या हो सकता है कि रुक्का किसी पिकार्ड मोटर में जाकर गिरे, और यह भी हो सकता है कि उड़ता उड़ता सड़कें कूटने वाले इंजन के ड्राइवर के पास जा पहुंचे। हो सकता है हो सकने का यह तसलसल कितना दराज था और कितना दिलचस्प। मैंने इसका जिक्र अशोक और सावक से किया। उनको मजा आ गया और मजा लेने की खातिर हमने ब्रांडी का एक और दौर चलाया और बेलगाम ख्याल आराइयां शुरू कर दी। जब महफिल बर्खास्त हुई तो तय पाया कि कहानी की बुनियादें इसी ख्याल पर उस्तवार की जाए। कहानी तैयार हो गई और उसकी शक्ल कुछ और ही थी। हसीना का लिखा हुआ रुक्का हसीना का लिखा हुआ रुक्का रहा, न सड़कें कूटने वाला इंजन। पहले पहले ख्याल था कि ट्रेजेडी होनी चाहिए, मगर अशोक चाहता था कि कॉमेडी हो, और वो भी बहुत ही तेज रफ्तार। चुनांचे दिमाग की सारी कुव्वतें उसी तरफ सर्फ होने लगी। कहानी मुकम्मल हो गई तो अशोक को पसंद आई। शूटिंग शुरू हो गई। अब फिल्म का एक एक फ्रेम अशोक की हिदायत के मातहत तैयार होने लगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि 8 दिन तमाम कि 8 दिन तमामो गुमाल 8 दिन का तमाम कमाल अशोक की डायरेक्शन का नतीजा था कि पर्दे पर डायरेक्टर का नाम D.N. पई था, जिसने इस फिल्म का 1 इंच भी डायरेक्ट नहीं किया था। बम्बई टॉकीज पर फिल्म डायरेक्टर को बहुत कम अहमियत दी जाती थी। सब मिलकर काम करते थे। जब फिल्म नुमाइश के लिए पेश होता तो एक कारकुन का नाम बतौर डायरेक्टर पेश कर दिया जाता। ये तरीका कार फिल्मिस्तान में भी राइज था। D.N. पई फिल्म एडिटर था और अपने काम में बहुत होशियार। चुनांचे मुत्तफ़िक़ा तौर पर यही फैसला हुआ कि बहैसियत डायरेक्टर उसका नाम फिल्म के क्रेडिट टाइटल्स में पेश किया जाए। अशोक जितना अच्छा किरदार का है उतना ही शायद अच्छा हिदायतकार भी है। इसका इल्म मुझे 8 दिन की शूटिंग के दौरान हुआ। मामूली से मामूली मंजर पर भी वो बहुत मेहनत करता। शूटिंग से एक रोज पहले वो मुझसे नजर सानी
किया हुआ सीन लेता और गुसल खाने में बैठकर घंटों उसकी नोक पलक पर गौर करता। अजीब बात है कि बाथरूम के अलावा और किसी जगह वो पूरी तवज्जो से फिक्र तलब उमूर पर गौर नहीं कर सकता था। उस फिल्म में 4 नए आदमी बतौर एक्टर पेश हुए। राजा मेहंदी अली खान, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहसिन अब्दुल्ला, पुरस्रार नैना के साबिक शौहर और राकिबुल हरूफ। तय ये हुआ कि एस मुखर्जी को एक रोल दे दिया जाए, मगर उनके फिल्म चल चल रहे नौजवान में कैमरे की दहशत के बायस मैंने काम करने से इनकार कर दिया था। मुखर्जी को बहाना हाथ आया। असल में वो खुद कैमरे से खौफजदा थे। उनका रोल एक शेल शॉक फौजी का था। उसके लिए लिबास वगैरह सब तैयार थे। जब मुखर्जी ने इनकार किया तो मंटो बहुत सटपटाया कि उनकी जगह और किसे मुंतखब करे। कई दिन शूटिंग बंद रही। राय बहादुर चुनीलाल जब लाल पीले होने लगे तो अशोक मेरे पास आया। मैं चंद मनाजिर दोबारा लिख रहा था। उसने मेज पर से मेरा कागज उठाकर एक तरफ रखते हुए कहा, चलो मंटो। मैं उसके साथ चल पड़ा। मेरा ख्याल था कि वो मुझे नए गीत की धुन सुनवाने ले जा रहा है, मगर वो मुझे सेट पर ले गया और कहने लगा, पागल का पार्ट तुम करोगे। मुझे मालूम था कि मुखर्जी इनकार कर चुका है और अशोक को इस खास किरदार के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा है, लेकिन यह मालूम नहीं था कि वो मुझसे कहेगा मैं ये रोल अदा करूं। चुनाचे मैंने उससे कहा, पागल हुए हो? अशोक संजीदा हो गया, कहने लगा, नहीं मंटो, तुम्हें यह रोल लेना ही पड़ेगा। राजा मेहंदी अली खान और उपेंद्र नाथ अश्क ने भी इसरार किया। राजा ने कहा, तुमने मुझको अशोक का बहनोई बना दिया। हालांकि मैं शरीफ आदमी हरगिज इसके लिए तैयार ना था, क्योंकि मैं अशोक की इज्जत करता हूं। तुम पागल बन जाओगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। इस पर मजाक शुरू हो गया और मजाक में सादत मंटो पागल फ्लाइट लेफ्टिनेंट कृपाराम बन गया। कैमरे के सामने मेरी जो हालत हुई उसको अल्लाह बेहतर जानते हैं। फिल्म तैयार होकर नुमाइश के लिए पेश हुआ तो कामयाब साबित हुआ। नाकदीन ने सबने उसे बेहतरीन कॉमेडी करार दिया। मैं और अशोक खासतौर पर बहुत ही मसरूर हुए। हमारा इरादा था कि अब की कोई बिल्कुल नए टाइप का फिल्म बनाएंगे, मगर कुदरत को यह मंजूर न था। सावक वाचा 8 दिन की शूटिंग के आगाज ही में अपनी वालदा के इलाज के सिलसिले में लंदन चला गया था। वो जब वापस आया तो फिल्मी सनत में एक इनकलाब बर्पा हो चुका था। कई अदारों के दिवाले पिट गए थे। बम्बई टॉकीज की नहायत अबतर हालत थी। हिमांशु राय आजहानी के बाद, देविका रानी चंद बरसों की इद्दत के बाद, रूस के एक जिला वतन नवाब के आर्टिस्ट लड़के रूख से रिश्ते इज़्दिवाज कायम करके फिल्मी दुनिया त्याग चुकी थी। देविका रानी के बाद बॉम्बे टॉकीज पर कई बैरूनी हमलावरों ने कब्जा कर लिया, मगर उसकी हालत ना सुधार सके। आखिर सावक वाचा लंदन से वापस आए और जुरत रिंदाना से काम लेकर बॉम्बे टॉकीज की अनाने हुकूमत अशोक की मदद से अपने हाथ में ले ली। अशोक को फिल्मिस्तान छोड़ना पड़ा। इस दौरान लाहौर से मिस्टर मोती बी गढ़वानी ने तार के जरिए से 1000 रुपया माहवार की ऑफर दी। मैं चला गया होता, मगर मुझे सावक का इंतजार था। जब अशोक और वो दोनों बॉम्बे टॉकीज में इकट्ठे हुए तो मैं उनके साथ था। ये वो जमाना था कि हिंदुस्तान की तकसीम के लिए अंग्रेज रफ कॉपियों पर नक्शे बना रहा था। भूस में चंगी दाल ये बी जमा लो अलग खड़ी होकर नुमाइश देखने के लिए जगह बना रही थी। मैंने जब बम्बई टॉकीज में कदम रखा तो हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू थे। जिस तरह क्रिकेट के मैचों में विकेटें उड़ती हैं, बाउंड्रियां लगती हैं, इस तरह उन फसादों में लोगों के सर उड़ते थे और बड़ी बड़ी आगे लगती थी। सावक वाचा ने बम्बई टॉकीज की अबतर हालत का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद जब इंतजाम संभाला तो उसे बहुत सी मुश्किलें दरपेश आई। गैर जरूरी अंसर को जो मजहब के लिहाज से हिंदू था निकाल बाहर किया तो काफी गड़बड़ हुई।
मगर जब उसकी जगह पुर की गई तो मुझे महसूस हुआ कि कलीदी आसामियां सब मुसलमानों के पास है। मैं था, शाहिद लतीफ़ था, इस्मत चुगताई थी, कमाल अमरोही था, हसरत लंघवी था, नज़ीर अजमेरी, नाजिम पानीपती और म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर थे। ये सब जमा हुए तो हिंदू कारकुनों में साबक वाचा और अशोक के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा हो गए। मैंने अशोक से इसका जिक्र किया तो हंसने लगा। मैं वाचा से कह दूंगा कि वो एक डांट पिला दे। डांट पिलाई गई तो उसका असर उल्टा हुआ। वाचा को गुमनाम खत मौसूल होने लगे कि अगर उसने अपने स्टूडियो से मुसलमानों को बाहर ना निकाला तो उसको आग लगा दी जाएगी। ये खत वाचा पढ़ता तो आग बबूला हो जाता। साले मुझसे कहते हैं कि मैं गलती पर हूं, मैं गलती पर हूं, मैं गलती पर हूं, तो उनके बाबा कह जाते हैं आग लगाएं तो मैं उन सबको उसमें झोंक दूंगा। अशोक का दिलो दिमाग फिरके वाराना तासुब से बिल्कुल पाक है। वो कभी उन खुतूत पर सोच ही नहीं सकता जिन पर आग लगाने की धमकियां देने वाले सोचते थे। वो मुझसे हमेशा कहता, मंटो ये सब दीवानगी है, आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। मगर आहिस्ता आहिस्ता दूर होने के बजाय ये दीवानगी बढ़ती चली जा रही थी और मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। इसलिए कि अशोक और वाचा मेरे दोस्त थे। वो मुझसे मशवरे लेते थे, इसलिए कि उनको मेरे खुलूस पर भरोसा था। लेकिन मेरा यह खुलूस मेरे अंदर सुकड़ रहा था। मैं सोचता था अगर बॉम्बे टॉकीज को कुछ हो गया तो मैं अशोक और वाचा को क्या मुंह दिखाऊंगा। फसादात जोरों पर थे। एक दिन मैं और अशोक बम्बई टॉकीज से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसके घर देर तक बैठे रहे। शाम को उसने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। शॉर्टकट की खातिर वो मोटर को एक खालिस इस्लामी मोहल्ले में ले गया। सामने से एक बारात आ रही थी। जब मैंने बैंड की आवाज सुनी तो मेरे औसान खता हो गए। एकदम अशोक का हाथ पकड़कर मैं चिल्लाया, दादा मुनी, ये तुम किधर आ निकले? अशोक मेरा मतलब समझ गया। मुस्कुराकर उसने कहा, कोई फिक्र नहीं करो। मैं क्यों कर फिक्र ना करता? मोटर ऐसे इस्लामी मोहल्ले में थी जहां किसी हिंदू का गुजर ही नहीं हो सकता था। और अशोक को कौन नहीं पहचानता था? कौन नहीं जानता था कि वो हिंदू है? एक बहुत बड़ा हिंदू जिसका कत्ल मार का खेज होता। मुझे अरबी जबान में कोई दुआ याद नहीं थी। कुरान की कोई मौजू मुनासिब आयत भी नहीं आती थी। दिल्ली में अपने ऊपर लानतें भेजता रहा और धड़कते हुए दिल से अपनी जबान में बेजोड़ सी दुआ मांग रहा था कि ए खुदा, मुझे सुर्खरू रखियो। ऐसा न हो कोई मुसलमान अशोक को मार दे और मैं सारी उम्र उसका खून अपनी गर्दन पर महसूस करता रहूं। ये गर्दन कौम की नहीं, मेरी अपनी गर्दन। ये गर्दन कौम की नहीं, मेरी अपनी गर्दन थी। मगर ये ऐसी जलील हरकत के लिए दूसरी कौम के सामने निदामत की वजह से झुकना नहीं चाहती थी। जब मोटर बारात के जुलूस के पास पहुंची तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अशोक कुमार, अशोक कुमार। मैं बिल्कुल यक हो गया। अशोक स्टीयरिंग पर हाथ रखे खामोश था। मैं खौफ हरास की यकबस्तगी से निकलकर हुजूम से यह कहने वाला था कि देखो, होश करो, मैं मुसलमान हूं। ये मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे हैं। कि दो नौजवानों ने आगे बढ़कर बड़े आराम से कहा, अशोक भाई, आगे रास्ता नहीं मिलेगा, इधर बाजू की गली से चले जाओ। अशोक भाई? अशोक उनका भाई था और मैं कौन था? मैंने दफतन अपने लिबास की तरफ देखा जो खादी का था। मालूम नहीं उन्होंने मुझे क्या समझा होगा, मगर हो सकता है उन्होंने अशोक की मौजूदगी में मुझे देखा ही ना हो। मोटर जब इस्लामी मोहल्ले से निकली तो मेरी जान में जान आई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अशोक हंसा, तुम खामखा घबरा गए। आर्टिस्टों को ये लोग कुछ नहीं कहा करते। चंद रोज बाद बॉम्बे टॉकीज में नजीर अजमेरी की कहानी जो मजबूर के नाम से फिल्म बंद हुई, पर जब मैंने अपनी कड़ी नुक्ताचीनी और उसमें कुछ तब्दीलियां करना चाहिए तो नजीर अजमेरी ने अशोक और वाचा से कहा, मंटो को आप ऐसे मुबाहिसों के दौरान ना बिठाया करें। वो चूंकि खुद अफसाना नवीस है इसलिए मुतासिब है। मैंने बहुत गौर किया, कुछ समझ में ना आया। आखिर मैंने अपने आप से कहा, मंटो भाई, आगे रास्ता नहीं मिलेगा, मोटर रोक लो, उधर बाजू की गली से चले जाओ। और मैं चुपचाप बाजू की गली से पाकिस्तान चला आया, जहां मेरे अफसाने
ठंडा गोश्त पर मुकदमा चलाया गया। तो ये था खाका अशोक कुमार। जो गलतियां हुई उसके लिए माफी चाहता हूं। फिर आऊंगा, कुछ और सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।